सर अभी आपने जैसे गांधी जी की बात करी है ना, अभी की जनरेशन क्यों गांधी के अगेंस्ट, क्योंकि वो एक तो वो ज्यादा उनके बारे में जानते नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक उनका जैसे काफी एंटाई कास्ट जो क्रिएटर्स हैं उनके भी मैं देखती हूँ पोस्ट, वो भी गांधी जी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी रीजनिंग रखते हैं कि वो कास्ट को सपोर्ट करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पूरा देश भारत एक देश नहीं था। ब्रिटिश आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुविधा के लिए भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक किया गया, लेकिन वो देश नहीं था, संस्थान तो थे उसमें। ब्रिटिशों के जाने के बाद हमें आजादी मिली। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य ऐसे कई लोग हैं, उन्होंने मिलकर इसे एक मॉडर्न रिपब्लिक बनानी सोची। वो मॉडर्न रिपब्लिक की आइडिया ये थी कि अगर आप इस देश में रहकर खालिस्तान की मांग करें तो भी देशद्रोह है, पाकिस्तान की मांग करें तो भी देशद्रोह है, और हिंदू राष्ट्र की मांग करें तो भी देशद्रोह है। क्लियर कट पटेल साहब ने लिखा है। तो इसका मतलब भागवत से लेकर सभी हिंदू राष्ट्रवादी देशद्रोही है, ये भी आप समझिए संवैधानिक रूप से। और वो जो जजेस जाते हैं ना यादव, वो बजरंग दल के कार्यक्रम को, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट करने वाले एंटी नेशनल माने जाने चाहिए संविधान के हिसाब से। मैं अपनी खुद का नहीं बोल रहा हूं। एक, लेकिन उस वक्त तक ब्रिटिशों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, एक राष्ट्र नहीं थे ना हम, वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थे। लेकिन तो गांधी जी को यह मालूम था कि ब्राह्मण धर्म का प्रभाव, वो वैष्णव थे, कुछ ब्राह्मण नहीं थे। हालांकि तिलक की मृत्यु के बाद, तिलक युग और गांधी युग माना जाता है, तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी खुद उन्हें कंधा देने गए तो पुणे के ब्राह्मणों ने उनको रोका था, साथियों ने, यानी तिलक एक ही ब्राह्मण नहीं। तो लोक सेवक जो है उसको, जन सेवक को जात भी नहीं होती है, गांधी जी की लाइन है, और उन्होंने कंधा दिया था। तो गांधी जी ने यह समझ लिया था कि इस देश को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया जा सकता। ये आज के तारीख में देखिए ना, लोग गोमूत्र पीने पे उतारू हैं और आपको गोबर खाने पे, और गाड़ी को गोबर लगा रहे हैं, नई मर्सिडीज लेके उसको बाहर से ठंडा रखने के लिए, उसको बोलते हैं कि एटॉमिक वॉर हो जाएगा तो गोबर बच जाएगा। ये कितने मूर्खता, धार्मिक मूर्खता अभी भी है, तो उस वक्त कितनी होगी। तो गांधी जी ने, अगर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कह रहे थे वो स्वाभाविक था, नेचुरल था, और उनकी जो रेवोल्यूशन है वो उनकी जगह सही थी। लेकिन आप ये समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका थी, तो गांधी जी ले लेते तो सारी जाति, वर्ण और ये हिंदू महासभा के साथ जाते, वो उन सबको साथ नहीं ले आ सकते थे। गांधी कभी भी अज्ञेयवादी ही थे, वो आस्तिक भी नहीं थे। आप देखिए, इसका उदाहरण मैं देता हूं, गांधी किसी मूर्ति के सामने झुके हुए हैं, ऐसी एक भी तस्वीर नहीं है। तो बात समझिए कि गांधी जी की पॉलिटिकल कंपल्शन ज्योग्राफिकल एरिया में जिस वो पैदा हुए उसने तय की। अब ये बात अंबेडकर को क्यों मालूम नहीं थी क्या? तो अंबेडकर को अच्छी तरह से मालूम थी। इसलिए पुणे पैक्ट के टाइम गांधी जी के अनशन को छुड़ाने के लिए और गांधी जी को जिंदा रखने के लिए अपनी जिद अंबेडकर साहब ने छोड़ दी। वो बड़ापन अंबेडकर साहब में भी था, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी जगह वो वही लड़ रहे हैं। और देखो, दायरा होता है। अब अभिमन्यु की मृत्यु कृष्ण के नजरों के सामने हुई, जो अर्जुन उसका सब कुछ था, वो, और कृष्ण उसका सारथी था अर्जुन का। फिर भी अभिमन्यु की मृत्यु को वो टाल नहीं सकता, क्योंकि ये एक बोध कथा है। मैं इससे ज्यादा पुराणों की कथाओं को आप रियल मत मानिए, लेकिन ये बोध कथा इसलिए ईसॉप जैसे कि आप समझिए कि आपका दायरा होता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो गांधी जी का दायरा तय था, अंबेडकर साहब का तय था। आज के बच्चे क्या सोचते हैं कि गांधी जी ने अंबेडकर जैसा नहीं किया इसलिए वो गलत है। नहीं, अंबेडकर जी को मालूम था कि गांधी जी क्या है, क्योंकि वो, देखिए, मिस्टर गांधी कहते थे उनको, महात्मा नहीं मानते थे, राष्ट्रपिता नहीं मानते, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपिता ऐसे वैसे नहीं। देखिए, राष्ट्रपिता उनको सुभाष बोस ने कहा है और महात्मा उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, गांधी जी ने खुद को नहीं कहा है। तो बात यह है कि अंबेडकर जी की जो भूमिका थी उसका मैं पूरा सपोर्ट हूं, रेवोल्यूशनरी का, लेकिन अंबेडकर जी की भूमिका से इंक्लूसिव इंडिया की तरफ एक नेतृत्व लेकर जाना गांधी जी के लिए असंभव था, जिनका जन्म 1888 में हुआ था। आप समझिए उस वक्त क्या हालत होगी। 1988 जाने के बाद 2025 में लोग गोमूत्र पी रहे हैं आपके देश में।
और अभी भी सती का समर्थन करने वाले लोग उठाते हैं। तो बात समझिए कि ऐसी स्थिति में गांधी जी को वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते थे। फिर क्या है, उनके साथ कोई नहीं रहता। तो देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा वक्त भी आया जब सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुन के आए। तो दूसरी बार उनको टिकट नहीं दिया था, गांधी जी ने हाँ नहीं की थी। गांधी जी तब कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन गांधी जी का ही सब कुछ था। तब सुभाष बाबू के सामने पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी की तरफ से उम्मीदवार खड़े थे। तो सुभाष ने, आश्चर्य की बात है कि पूरे जीवन में गांधी जी को एक ही व्यक्ति ने हराया, वो थे सुभाष चंद्र बोस, जो पट्टाभी सीतारामैया को हराया उन्होंने। तो गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी की सीतारामैया की नहीं, मेरे व्यक्तिगत हार है। तो उसके बाद गांधी जी साथ नहीं है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया। 2 लोगों ने रिजाइन नहीं किया सुभाष बाबू के अलावा, एक सुभाष बाबू के भाई शिशिर भाई और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर सुभाष बाबू को खत लिखा, क्योंकि दोस्त थे, तो खत लिखा। लोग गलत बोलते हैं कि दोनों में दुश्मनी थी, दुश्मनी होती तो ये भी रिजाइन करते, नहीं किया उन्होंने लिया कि सुभाष, अगर हमको गांधी जी सपोर्ट नहीं देते कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो फिर हमारे साथ लेफ्ट और राइट विंग दोनों वाले आ रहे हैं, वो हम उनको एक नहीं रख सकते। सिर्फ लेफ्ट विंग वाले हमारे साथ आएंगे, बाकी को क्या करेंगे? फिर कांग्रेस टूट जाएगी और ये आंदोलन वीक हो जाएगा। तो ये बात को लेकर मैं चाहता हूं कि ये मैं भी रिजाइन करूं। तो फिर जवाहरलाल को हाँ बोला, वो उन्होंने रिजाइन किया। फिर सुभाष बाबू का रास्ता ही अलग हो गया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, फिर विदेश चले गए, वो सारी बातें हुई। वहां से उन्हें राष्ट्रपिता कहा। उनका ये नहीं था, देखिए, वो उनका मतभेद भी हिमालय जैसा ऊंचा था। और ये जो आज के राज्यकर्ता है, उनका शिखर भी गटर जैसा है। तो वो जमाना अलग था और लोग अलग थे। तो आप ये परिप्रेक्ष्य में समझिए इतिहास को कि कौन कैसे क्यों कहा। यानी आप जिस स्थान पर हैं उससे भी तय होता है, आप जिस घर में पैदा हुई है। आप देखिए, गांधी फैमिली में पैदा होती तो आपका पूरा सारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ बदल जाता। आप जहां हैं वहां से वहां पहुंचने में, या वो जो कॉम्प्रोमाइजेस, सही गलत का फैसला, नैतिकता, वो सारा करना पड़ता है। वो आपके अपनी दायरा है, वो दायरा आप बदल नहीं सकते। वैसे गांधी एक वैष्णव भारत के नेता, जो राष्ट्रपिता और महात्मा जिनको कहा गया था, वो अपने दायरे में जितना ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन और एम्पैथी से कर सकते थे उतना कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त पिछड़ों के लिए रेवोल्यूशनाइज करना जरूरी था, वो अम्बेडकर कर रहे थे। तो आपकी गाड़ी को ब्रेक भी जरूरी है और एक्सीलरेटर भी जरूरी है। अगर अम्बेडकर एक्सीलरेटर थे तो गांधी जी ब्रेक नहीं होता, तो सिर्फ एक्सीलरेटर देकर गाड़ियां अगर बेचे तो दूसरे दिन सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि एक्सीलरेटर के साथ आपकी गाड़ी को ब्रेक भी चाहिए। ब्रेक फेल गाड़ी नहीं चलती। तो कोई एक्सीलरेटर का काम करता है तो कोई ब्रेक का काम करता है, कभी कोई ब्रेक का काम करता है तो एक्सीलरेटर का काम करता है। ये एक इस तरह से बनी हुई रचना है जिससे अखंड भारत जो भी बना वो बना। अब ये तोड़ने के पीछे लगे हुए लोग हमारे सामने आए हैं, और इनको तोड़ना है या देश को टूटते हुए देखना है, यह 2 ही विकल्प हमारे सामने हैं। राइट। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ये बताया, और ये ज़रूरी भी है सबके लिए जानना कि कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आए दिन मैं देखती हूँ कि वो होता है ना कि एक तरीके का चलन भी बन जाता है, एक ट्रेंड भी बन जाता है। तो इसीलिए लोग सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से, सिर्फ एक ही एंगल से देखना चाहते हैं, उसको होलसम एक पिक्चर नहीं देखना चाहते जो आपने ऐसे। आपकी माँ को आप कई बार गलत मानती होगी, आप उनकी उम्र की हो जाओगी तो आपके बच्चे के लिए वही कहोगी जो आज वो आपके लिए कह रही है। तो आपकी स्थान और स्थिति और काल से आपकी भूमिका बदलती रहती है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, पर्सपेक्टिव बदलता है। और उसी तरह से हमेशा हमें उन लोगों को देखना चाहिए। आज अगर हम शिवाजी महाराज की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं बहुत मानता हूं, लेकिन उनकी तरह तलवार लेके निकलो तो लोग पागल कहेंगे, पकड़ के थाने में ले जाएंगे, और वो सही भी है। राइट।